हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैवाणु का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें चर्चा की जाएगी विशेष रूप से प्रोटीनों के बारे में। प्रोटीन, आप ये जानते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन में बहुत सारे, लगभग 100 से ज़्यादा सामान्य केस मानते हैं। सामान्य केस में 100 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में किसके द्वारा भाई? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड की चर्चा कैसे बनती है, कैसे नहीं, पहले आपको एमिनो अम्ल पढ़ाऊंगा, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का एक और नाम जान लीजिए कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड यौगिक कह सकते हैं। प्रोटीन एक यौगिक है, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड यौगिक। या केवल अगर पॉलीपेप्टाइड लिखा है तो समझ लो वो यौगिक की बात कर रहा है। केवल पॉलीपेप्टाइड लिखा है या पेप्टाइड केवल लिखा है तो किसकी बात कर रहा है? पेप्टाइड यौगिक की बात कर रहा है। अब पेप्टाइड यौगिक में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं चर्चा करता हूँ एमिनो अम्ल की। यहाँ वही लिखा है कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, इसलिए प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि बहुत सारे एमिनो अम्ल होंगे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मैं बात करता हूँ एमिनो अम्लों के बारे में। तो देखो, एमिनो अम्लों में इनके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एमिनो समूह रहेगा और अम्लीय समूह रहेगा। इसमें अम्लीय समूह कौन होता है? COH होता है, और एमिनो समूह तो जानते ही करते हैं आप, NH2 समूह। एमिनो अम्लों के नाम से ही पता चल रहा है कि एमिनो अम्लों में क्या रहेगा? NH2 समूह रहेगा और अम्लीय समूह COH। आप इसको कार्बोक्सिल समूह भी लिख सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह कहेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एमिनो अम्लों का एक एग्जाम सामान्य, जिसे सामान्य सूत्र है कह सकते हैं। एमिनो अम्लों को इसी सूत्र के द्वारा दिखाते हैं। आर होता है, आर मतलब एल्किल समूह है। आर यहाँ क्या है? एल्किल समूह है। एच होता है, NH2 होता है, COH होता है। ठीक है, यहाँ जो आर नहीं, इस आर का मतलब आर के स्थान पे क्या क्या हो सकता है? आर एक पार श्रृंखला है जिसके स्थान पे एच हो सकता है, CH3 हो सकता है। इसका नाम जानते हैं? ये आइसोप्रोपिल समूह है ना, आइसोप्रोपिल समूह होता है। ये कौन सा होता है? ये आइसोब्यूटिल समूह। ये सब मतलब और भी हो सकता है, मैंने इसे बता दिया। सामान्य केस में एच हो सकता है, CH3 हो सकता है, और मान लो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप हो जाए, आइसोब्यूटिल ग्रुप हो जाए। एमिनो अम्लों के विषय में जानते रहिए कि एमिनो अम्लों में जो है ना, ये कार्बन कायरल होता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखें तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा रहेगा? कायरल, क्योंकि यहाँ पे चारों वैलेंसी डिफरेंट है। आर अलग होगा, H अलग होगा, COH अलग होगा, NH2 अलग होगा। इसको आप बोल सकते हैं कौन सा कार्बन? ये कायरल कार्बन है। और कैसा है? sp3 संकरी, sp3 संकरित है। और इस भाई चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो आप इसको क्या नाम देने वाले हैं? कायरल कार्बन। आर लिखा है तो कायरल मान लीजिएगा, लेकिन मान लो अगर आर के स्थान पे H रख देना तो उस केस में एमिनो अम्ल कायरल नहीं है। एक कायरल कार्बन है, सुने पहले, जैसे इसमें एक कायरल कार्बन है और एमिनो अम्ल कैसा होगा? कायरल होगा। एक कायरल कार्बन है, एमिनो अम्ल कैसा होगा? कायरल होगा। कायरल का मतलब प्रकाशिक सक्रिय होगा। जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? कायरल कार्बन पाया जाता है। लेकिन एक ही ऐसा एमिनो अम्ल है जब जहां आर के स्थान पे H, जब आर का मान H रखेंगे तो दो वैलेंसी सेम हो जाएंगे, उसका नाम होता है ग्लाइसिन। बस ग्लाइसिन के अलावा जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? कायरल या प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ग्लाइसिन ही एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक क्या होता है? असक्रिय। इस बात को याद रखना पड़ेगा। एमिनो अम्ल सामान्य केस में प्रकाशिक सक्रिय होते हैं या कायरल होते हैं, किसको छोड़कर? ग्लाइसिन को छोड़कर। अगर आपने यहाँ आर के स्थान पे H रखा तो आप बना सकते चाहे तो हो जाएगा क्या?
CH हो जाएगा, चाहे CH2 कर लो ना मिला के, CH2 कर लो, NH2 ऊपर कर दो चाहो तो, क्या दिक्कत है। यहाँ COH कर दें, कर सकते हैं इसे आप, NH2 ऊपर कर दिया और 2H कर लेंगे, CH2 हो जाएगा COH। इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन, इसका नाम होगा ग्लाइसिन। ठीक है। और अगर मैं बात करूं CH3 की, R बराबर अगर CH3 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, NH2 मिल जाएगा, CH3 कर सकते हैं चाहे तो, COH, इसका नाम है एलेनिन। ये होगा प्रकाशीय सक्रिय भाई, इसमें कैरल कार्बन है, सक्रिय होगा। अगर ये रखेंगे तो भी प्रकाशीय सक्रिय होगा। आप रखिए, ये नाम लिख दे रहा हूँ मैं उस एमिनो अम्ल का नाम लिख दे रहा हूँ जिसमें आप ये आइसोप्रोपिल समूह R के स्थान पे रखेंगे। भाई बना तो सब वही करते हैं आप लोग, आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा देंगे। मान लीजिए अगर आपने R के स्थान पे क्या रखा, CH CH3 आइसोप्रोपिल ग्रुप, उसका नाम होता है वैलीन। ठीक है, ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन होगा। ठीक है। और अगर देखें ध्यान से, अगर आपने यहाँ पे आइसोब्यूटिल रख दिया ना R के स्थान पे, ये इसका नाम आइसोब्यूटिल है, तो उस केस में उसका नाम होता है ल्यूसीन। क्या होता है, ऐसे कुछ याद रखें, चाहे तो याद रखें, अच्छी बात रहेगी। कुछ एग्जाम्पल एमिनो अम्लों के कि भाई अगर CH2 कर देंगे भाई, R के स्थान पे कर देंगे तो अपना ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, एलेनिन, फिर अपना वैलिन, ये ल्यूसीन है, जिसमें से यही क्या होता है, इसको लिख लेंगे आप। ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, आप इसको बोल सकते हैं प्रकाशिक असक्रिय। या इस बात को नोट में लिख सकते हैं आप ना, कि एमिनो अम्ल प्रायः प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर। इस बात को लिखेंगे आप कि एमिनो अम्ल सामान्यतः प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं किसको छोड़कर भाई, ग्लाइसिन को छोड़। समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद एमिनो अम्ल सामान्यतः प्रकाशिक सक्रिय होते, ग्लाइसिन को छोड़ दो। क्या तो नाम आएगा डिफरेंट, मैं आपको ऐसा बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल। अब ये देखिए ग्लाइसिन को छोड़कर। इसके बाद आप जानते रहे कि वैसे एमिनो अम्ल कितने टाइप के, लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है। कुछ याद रखें, अच्छी बात रहेगी, कुछ का स्ट्रक्चर के साथ याद रखें, बाकी नाम तो मैं बता दूंगा कि कैसे याद करना है। एमिनो अम्ल सामान्य केस में 20 टाइप के पढ़ते हैं आप लोग, लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, इसमें 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, ऐसा है। तो अभी उसके बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन आपको उनको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एमिनो अम्ल। अच्छा, एमिनो अम्लों को अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो एमिनो अम्ल होते हैं उनमें ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके सापेक्ष ये कार्बन कौन होगा, अल्फा। अल्फा पे एमिनो ग्रुप है, जैसे यार ये मुख्य है ना, तो अल्फा बीटा गामा का निर्धारण जो होता है, जो ज्यादा वरीयतम क्रियात्मक समूह होता है उसके आधार पे किया जाता है। तो COH का जो ये कार्बन होगा इसको अल्फा बोलेंगे, अगला कार्बन होगा बीटा बोलेंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि आपका NH2 ग्रुप ऐसा हो, तो इसको आप बीटा बोल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको यही स्टडी करना है अल्फा एमिनो अम्ल के बारे में। तो एमिनो अम्लों को अल्फा भी कहते हैं, उसका मतलब वही है कि अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होता है, अल्फा एमिनो ग्रुप। अभी आप पढ़ेंगे एमिनो अम्लों में कैपिटल D और कैपिटल L विन्यास, क्योंकि एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय आप जान चुके हैं, बस ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए।
तो देखो एमिनो अम्ल में कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास का निर्धारण कैसे होता है, उसमें NH2 का पोजीशन देखते हैं। ऐसे COH लिख दिया जाएगा, COH R रहेगा, NH2 और H, इसी को देखते हैं NH2 कहाँ है। वहाँ पे OH को देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स में किसको देखते हैं आप, OH, और यहाँ पे किसको देखना है, NH2, और यहाँ पे इसी के सापेक्ष ना ये कायरल कार्बन होगा। जैसे वहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह CHO था या कीटोन था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, फ्रक्टोज में कीटोन था, और यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह ये होगा, इसके सापेक्ष ये कार्बन क्या होगा, सबसे दूरी पर क्रियात्मक समूह यही कार्बन यही होगा जो कि कायरल कार्बन है। इस पे आपको NH2 का पोजीशन देखना, NH2 कहाँ है, राइट में, तो डी। अगर यही मिरर लगा देंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। समझ, बस यही, इसको बोलेंगे कैपिटल डी अल्फा एमिनो, इसको बोलेंगे कैपिटल एल अल्फा एमिनो। अगर मान लीजिए प्लस होगा तो अगला क्या होगा, माइनस। ठीक है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे नहीं, ये देखो ये तो जो दोनों ऑप्टिकली प्रकाशित सक्रिय होंगे ना। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, या आप कह सकते हैं एमिनो अम्लों के प्रकार के बारे में। एमिनो अम्ल कितने टाइप के, एमिनो अम्लों को दो प्रकार से आप पढ़ेंगे। ठीक है, एमिनो अम्लों को आप दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे कि एमिनो अम्लों में NH2 और COOH समूह की संख्या कितनी है उसके आधार पर पढ़ेंगे। कि मान लीजिए एक NH2 समूह, एक COH समूह है एमिनो अम्लों में, मान लें आप एक NH2 समूह है और एक COH समूह, तो उसको बोलते हैं उदासीन एमिनो अम्ल, क्योंकि NH2 समूह क्षारीय होता है और COH समूह क्या होता है, अम्लीय। आपको ये पता होना चाहिए, NH2 समूह क्षारीय होता है और COH समूह अम्लीय होता है। अगर एक अम्लीय और एक क्षारीय समूह रहेगा तो उदासीन होगा। अब मान लीजिए NH2 समूह की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्षारीय एमिनो अम्ल। अगर COH समूह की संख्या एक से ज़्यादा होती है, सामान्य केस में देखिए एक NH2 होता है, एक COH होता है, लेकिन जब R का मान रखेंगे ना तो R में कभी कभी NH2 ग्रुप आ जाता है, जैसे कि पार श्रृंखला में NH2 ग्रुप आ जाएगा तो NH2 दो हो जाएंगे, एक NH2 ऑलरेडी है। मान लीजिए R का मान रख रहे हैं आप, R में एक NH2 ग्रुप मतलब लग के आ जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाँ तो NH2 समूह की संख्या दो हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगा। अब मान लीजिए एक COH आ जाए, उधर कार्बन बहुत सारे जुड़े हो, अंत में COH लग गया, कार्बन बहुत सारे जुड़े हो, अंत में क्या लग गया, NH2 ग्रुप, अंत में NH2 ग्रुप लग गया, तो NH2 होगा तो अपना क्षारीय हो जाएगा, और COH ज्यादा होगा तो क्या होगा, अम्लीय। और दूसरा सबसे मुख्य ये पढ़ेंगे आप, इस शारीरिक आवश्यकता के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर ही दो प्रकार के एमिनो अम्ल पढ़ते हैं आप। कौन सा, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो। जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं ये मानव शरीर में, जब मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर में स्वतः संश्लेषित नहीं होती, इनको बाहर से लेना पड़ता है। आवश्यक एमिनो अम्ल मानव शरीर में स्वतः संश्लेषित नहीं होते हैं, इनको बाहर से, बाहर दूध के माध्यम से, प्रोटीन स्रोतों के माध्यम से शरीर में ग्रहण करना। और जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो शरीर में स्वतः संश्लेषित होते हैं। सामान्य केस में दोनों 10-10 टाइप के होते हैं, 10 टाइप का, 20 कुल मिला के 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पढ़ना है, जिसमें 10 पढ़ेंगे आवश्यक के बारे में और 10 किस में पढ़ेंगे, अनावश्यक। देखिए फटाफट, अच्छा देखिए ध्यान से, पहला पढ़ेंगे आप NH2 और COH समूह की संख्या के आधार पर एमिनो अम्ल कितने टाइप के हैं पढ़ेंगे। तो 3 टाइप को बताया गया ना कि NH2 और COH समूह की संख्या के आधार पर एमिनो या अल्फा एमिनो अम्लों को उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय एमिनो अम्लों में बांटा गया है, ऐसा कैटेगराइज किया गया स्टडी के लिए। ठीक है, हम उदासीन एमिनो अम्ल क्या है, जिनमें क्या रहेगा, एक NH2 समूह और एक COH समूह, दोनों की संख्या बराबर रहेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये अपना ग्लाइसिन है, तो इसके पहले आपने पढ़ा था वो सभी थे, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ठीक है, वेलिन है, ल्यूसिन है, वो सब इसी में आ जाएंगे। एक NH2 समूह है, एक COH समूह है, यहाँ भी एक NH2 समूह एक COH समूह है, तो ग्लाइसिन, एलेनिन ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद बात करें अम्लीय एमिनो अम्ल, इसमें क्या रहेगा, COH समूह की संख्या एक से ज़्यादा रहे, एक NH2 समूह रहेगा लेकिन COH समूह का संख्या एक से ज़्यादा है, तो वही लिखा गया है, एक NH2 समूह रहता है इनमें और एक से अधिक COH समूह। तो देखो यहाँ दिया NH2CH, ये दिया है ना, COH दो हो जा रहे हैं, CH2COH,
तो COH की संख्या 2 हो जा रही है। इसका नाम भी है एस्पार्टिक एसिड, इसका नाम भी है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसमें 2 COH समूह है, यहाँ पे भी 2 COH समूह है, लेकिन यहाँ पे CH2 दो बार हो चुका है। आप इसको CH2 ट्वाइस कर सकते हैं, बार बार ना लिख के। CH2COH में एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा और CH2 ट्वाइस COH रहेगा, इसका नाम ग्लूटानिक एसिड हो जाएगा, ग्लूटानिक एसिड। इसके बाद क्षारीय अल्फा एमिनो अम्ल, इसमें NH2 की संख्या एक से ज़्यादा रहेगी। तो यही है कि एक COH समूह होता है इनमें और एक से अधिक NH2 समूह होता है। तो यहाँ लिखा है ना भाई, NH2 है, CH2 4 बार, फिर NH2O है, इसका नाम है लाइसिन, लाइसिन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से इनको, एग्जाम्पल को। इसके बाद अगला पढ़ेंगे आप आवश्यकता के आधार पर या शारीरिक आवश्यकता के आधार पर। तो शारीरिक आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्लों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? आवश्यक और अनावश्यक। आप लिख सकते हैं कि आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर अल्फा एमिनो अम्लों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, में बांटा गया है। कौन कौन से भाई? एक है आवश्यक, एक है अनावश्यक। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? आवश्यक एमिनो या अल्फा एमिनो, जो भी कह लें आप लोग, आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल, या जो भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स। ये क्या होते हैं? इनके बारे में लिखेंगे कि ये शरीर में स्वतः संश्लेषित नहीं होते हैं, स्वतः संश्लेषित नहीं होते, इन्हें लिख सकते हैं, तथा इन्हें इन्हें बाह्य स्रोत से के माध्यम से लिख सकते हैं, बाह्य स्रोत के माध्यम से शरीर में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, शरीर में ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? इनके एग्जाम्पल होगा अर्जिनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, इसके बाद क्या अपना थ्रियोनिन, इसके बाद अगला क्या? अगला है ट्रिप्टोफैन, इसके बाद वैलिन। ये लिखने के ये 10 प्रकार के होते हैं ना।
प्रकार के होते हैं। और एमिनो अम्लों के विषय में ऐसा लिख लीजिएगा कि एमिनो अम्ल सामान्यतः कितने टाइप के होते हैं? 20 प्रकार के। हाँ, एमिनो अम्ल सामान्यतः 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल सामान्यतः 20 प्रकार के होते हैं। अब उसी में 10 आवश्यक होंगे, 10 अनावश्यक होंगे। ठीक है, तो यही देखो क्या है, एक है अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है ना, फेनिल एलेनिन है, कितना हो गया? 7। और थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। आप इसके लिए ट्रिक लिख सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा आपके लिए? अर्ग, हिस, ईले, ल्यू, लीस, मेथ, हेन, थ्रो, THR लिख सकते, थ्रो, TRP वाल। ऐसा ट्रिक होता है इसका। अर्ग अर्जिनिन हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा, इले आइसोल्यूसिन होगा, और ल्यू का ल्यूसिन होगा। ठीक है, फिर लाइसिन हो जाएगा, फिर मेथियोनिन होगा अपना। इसके बाद फेनिल एलेनिन, फेन लिखते हैं, फेनिल एलेनिन। थ्रियोनिन को थ्रो लिख देना है आपको। और फिर क्या होगा? ट्रिप्टोफेन, TRP के लेंगे, और वैलिन को वाल। ये ट्रिक इसके याद करने। लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये आपने लिखा है ना आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में ना, कि ट्रिक भी लिखा है आपने कि अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन नहीं, ये थ्रियोनिन, ये ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये है। अब आपको बता दूं, जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको जो है आ, उनको 3 अक्षर के संकेत के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक हैं, तो जो आवश्यक एमिनो अम्ल हो चाहे अनावश्यक एमिनो अम्ल हो, उनको 3 अक्षर के संकेत द्वारा दिखाया जाता है। बुक में लिखा है आपके कि जो मतलब अर्जिनिन की यही लिखा है, नहीं, अर्जिनिन के लिए ARG लिखा है, हिस्टिडिन के लिए HIS है, और आइसोल्यूसिन के लिए ILE है, और ल्यूसिन के लिए LEU है, लाइसिन के लिए LYS है, मेथियोनिन के लिए MET है। केवल ये पूरा नहीं था, MET था केवल, 3 अक्षर का संकेत होगा। और इसके लिए केवल फी होगा। फेनिल एलेनिन के लिए आपके बुक में जो 3 अक्षर का संकेत दिया गया है वो केवल फी है। बाकी ये तो 3 अक्षर के हैं, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, याद कर लेंगे आप। जिसमें से ये जो नहीं है अर्जिनिन, हिस्टिडिन, ये दोनों अर्ध आवश्यक होते हैं, अर्ध अनावश्यक होते हैं। ये आधा आवश्यक होते हैं, आधा अनावश्यक होते हैं। तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो 8 ही एमिनो अम्ल जो है वो आवश्यक में आते हैं, ये 2 भी चले जाते हैं अनावश्यक, 12 हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अभी 10-10 याद रखें, 10-10 याद रखें, सही रहेगा। ठीक है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी एसेंशियल, अंग्रेजी में बोलते हैं इन दोनों को सेमी एसेंशियल। अभी बात करें अनावश्यक का, तो अनावश्यक जो है ये शरीर में स्वतः संश्लेषित होते हैं। ऐसा नहीं इनका कोई काम नहीं है, मतलब स्वतः संश्लेषित होते हैं, बस यही जानना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये भी 10 टाइप के होते हैं, ये भी 10 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है एलेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन है, वो लाइसिन था, इधर ग्लाइसिन है, थोड़ा याद रखें आप लोग। और लाइसिन के लिए क्या लिखा है आपने? LYCI होना चाहिए ना आपने, चलो ठीक है। ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सेरीन है, टायरोसिन है, सिस्टीन है। इसके लिए ट्रिक्स क्या होंगे? इसके लिए क्या लिखें? आला लिखना है ना, इसके लिए आला होगा,
और इसके लिए एस्परजीन के लिए ASN, एस्पार्टिक एसिड के लिए ASP। ये 3 अक्षर के संकेत है सबके, 3 अक्षर के संकेत है बोल सकते हैं। ये एमिनो अम्लों के, वहां भी लिख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, एमिनो अम्लों के 3 अक्षर के संकेत। अम्लों के 3 अक्षर के संकेत, और उसको ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं आप लोग। संकेत होंगे तो यही होगा ना, ये अलानिन होगा, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामीन होगा, वहां एन आया था ना, ग्लूटामीन, ये ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लाइसिन है, ये क्या होगा, प्रोलीन होगा, सेरीन होगा, टायरोसिन होगा, सिस्टीन होगा। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं ना, अलाइसन, ऐसा याद कर सकते हैं, अलाइसन ASP, ग्लूगलन ग्लाई, हाँ, अलाइसन ASP, ग्लूगलन ग्लाई। इसके बाद प्रोसर टायरसिस। इसी प्रकार ट्रिकों के माध्यम से याद रखें आप, प्रोसर टायरसिस, ऐसे ही याद रखें, ठीक है। बाकी फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए आपको। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ज्विटर आयन, एमिनो अम्लों के द्वारा उदासीन माध्यम में निर्मित आयन, ऐसा बोल सकते, एमिनो अम्लों द्वारा उदासीन माध्यम या जली विलयन कह सकते हैं, तो वहां भी पीएच 7 होगा, जल होगा तो क्या, जली विलयन या उदासीन माध्यम में निर्मित आयन अर्थात क्या होगा, ज्विटर आयन। क्या होता है, अगर आप एमिनो अम्ल को, जैसे मान लीजिए एमिनो अम्ल को जल में रखते हैं, तो एमिनो अम्ल में क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, CH होगा, R लिख लें आप लोग, कोई विशेष एमिनो कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे COH है। ये मान लीजिए जली माध्यम, एमिनो एसिड लिखे चाहे अल्फा एमिनो एसिड, भाई जान भाई कर दें आप लोग ना, एमिनो अम्ल लिखे चाहे अल्फा एमिनो अम्ल, ये जली माध्यम है, जली विलयन है, उदासीन माध्यम कहें या जली विलयन, जो भी कहें। तो जानते हैं उदासीन माध्यम में क्या होता है, ये अम्लीय समूह है, और ये कौन सा समूह है, क्षारीय समूह। अम्लीय समूह क्या करता है, ये ब्रेक होता है H+ में, COO- H+ में, और यही H+ ये ग्रहण कर लेता है, लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन के पास जुड़ता है, उसी एक ही यौगिक में कह सकते हैं। ये H+ कार्बोक्सिल समूह द्वारा या कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा H+ निकाला जाता है, जिसको एमिनो समूह द्वारा ग्रहण कर लिया। प्रोटॉन कह सकते हैं, H+ को क्या बोलेंगे आप, प्रोटॉन। अब फिर क्या बनेगा आगे चल के, मिलेगा आपको, माध्यम रहेगा उदासीन, आपको मिलेगा NH3+, H+ को जोड़ेगा NH3+ मिलेगा, और क्या मिलेगा, CHR और COO- मिलेगा। और यही जो बना है इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय आयन, एक ही अणु में 2 ध्रुव है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है। आयन तो है लेकिन इसमें क्या है, एक, हाँ, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, इसको बोलते हैं द्विध्रुवीय आयन या उभयधर्मी आयन, दोनों उभयधर्मी आयन कहें, द्विध्रुवीय आयन कहें, और इसका नाम है ज्विटर आयन। ये नहीं है ज्विटर आयन, निकलने के बाद जो बना है द्विध्रुवीय आयन, और बनेगा तभी उदासीन माध्यम, ठीक है, यही है। इसको आप बोल सकते कौन सा आयन, ज्विटर आयन, या बोले द्विध्रुवीय आयन, डाईपोलर आयन बोल सकते हैं, या ज्विटर आयन। क्लियर हो पा रहे हैं, द्विध्रुवीय आयन या ज्विटर आयन। अच्छा, वही लिखा है डेफिनेशन कि अल्फा एमिनो अम्ल उदासीन अथवा जलीय विलयन में एक द्विध्रुवीय आयन का निर्माण करते हैं या उभयधर्मी आयन का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। ये तो हल्का सा बता दिया गया है, अब कैसे होता है कैसे नहीं, अगर पूरा बताएंगे तो बोलेंगे ना
कि अल्फा एमिनो अम्ल, कैसा बोले, उदासीन माध्यम में अल्फा एमिनो अम्ल और अल्फा एमिनो अम्लों के COOH समूह द्वारा H+ निकाला जाता है, जो कि उसी के NH2 समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार निर्मित आयन को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। ऐसा पूरा एकदम बकायदे में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इसी प्रकार लैंग्वेज में लिखें कि उदासीन माध्यम में या जलीय विलयन में एमिनो अम्लों के COOH समूह द्वारा H+ प्रोटॉन का निष्कासन किया जाता है, ठीक है, जो कि उसी के NH2 समूह द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार एक आयन का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। बाकी बना के हट जाए, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो एमिनो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब वो अम्लीय लक्षणों को भी दिखाते हैं और क्षारीय लक्षण को भी दिखाते हैं। क्यों बता रहा हूँ, यहाँ भी देख सकते हैं ना, अरे उभयधर्मी आयन क्यों कहा यार, क्योंकि ये ना ये एसिडिक नेचर को दिखा रहा है और ये कौन सा नेचर दिखा रहा है, क्षारीय नेचर दिखा रहा है ना। जैसे ये अम्लीय नेचर को दिखा रहा है और ये कौन सा नेचर दिखा रहा है, क्षारीय। तो आप बोल सकते हैं उभयधर्मी यार। अगर अब मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ये विशेष बात है, यहाँ तक टॉपिक वाली बात है। जैसे मैं बात करूं एमिनो अम्ल, अम्ल उभयधर्मी होते हैं, तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है, कि अगर आप एमिनो अम्ल लें RCH, मतलब ऐसा कर लें NH2CHR और COOH है, अगर इसको अम्लीय विलयन रखें, कहाँ रखेंगे, अम्लीय माध्यम में रखें जहां पे H+ हो, H+ ऐसे हो बहुत सारे। कौन सा माध्यम लिया आपने, अम्लीय माध्यम लिया है आप, तो उसमें जानते हैं यहां से ये इस कह सकते हैं ना, एमिनो अम्ल के COH समूह का H+ नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी H+ है ना, तो यहाँ से इसका H+ नहीं निकलता है। जो अम्लीय माध्यम में उपस्थित प्रोटॉन होंगे वही जाके इसके द्वारा, मतलब उन्हीं को ये जोड़ लेगा। NH2 समूह बेसिक तो है, लेकिन ये अपना एसिडिक नेचर नहीं दिखा पाएंगे यहाँ, क्योंकि H+ बहुत सारा है ना, वो वहां से H+ को निकलने नहीं देगा। ये बहुत सारा H+ होगा, वो वहां से किसको नहीं निकलने देगा, हाँ, ये COH का H+ नहीं निकलने देगा और इसी H+ को ये NH2 ग्रहण कर लेगा और क्या बनाएगा बताइए, इस प्रकार का आयन बनाएगा। आपको मिलेगा NH3+ CHR COOH। एक ऐसा ये इसको बोल सकते हैं धनावेशित आयन। और यहाँ पे एमिनो में जानते हैं कौन सा गुण दिखा रहा है, क्षारीय गुण। अम्लीय माध्यम में कौन सा गुण दिखा रहा है भाई, H+ को ग्रहण कर रहा है ना। अम्लीय माध्यम ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्षारीय व्यवहार दिखा रहा है, क्षारीय या क्षारकीय बोल सकते, क्षारकीय गुण दिखा रहा है एमिनो अम्ल। किसमें, अम्लीय माध्यम में। अगर माध्यम आपने क्षारीय रखा, मान लीजिए OH- बहुत सारे होंगे, ठीक है, आप ऐसा बना ले NH2 CHR COOH। अगर इसके आसपास क्या रखा जाए, OH- माध्यम, जब क्षारीय माध्यम होगा ना, ये जानते हैं OH- H+ को खींचेंगे, यहां से क्या होगा, जैसे क्षारीय माध्यम होगा ना, तो यहाँ पे लोन पेयर का क्या काम,
इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर को यहाँ भी वही हाल होगा कि इसका लोन पेयर काम नहीं करेगा। OH माइनस में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, अब इसका लोन पेयर काम नहीं कर पाएगा। अब ये OH माइनस इस H प्लस को खींच लेंगे, तो एमिनो अम्ल कौन सा व्यवहार दिखाएगा? अम्लीय व्यवहार। अम्लीय माध्यम में क्षारीय व्यवहार दिखाता है, क्षारीय माध्यम में अम्लीय व्यवहार। तो यही तो होता है कि इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर है। तो आप इस नेचर को क्या बोल सकते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के लिख सकते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा दिखाएगा? अम्लीय गुण। ठीक है, क्या बनेगा? अब बना सकते हैं, NH2 सेम रहेगा, CHR COO माइनस मिलेगा। ये धनायन है आपका, ये कौन सा है? ये ऋणायन बना है ना भाई, ये धनायन बना है, ये ऋणायन बना है। ये किसकी तरफ गति करेगा? मान लो गति करना है, ये कैथोड की तरफ जाएगा। जब इसका करेंगे विद्युत अपघटन, तो ये कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ। और ये कहाँ जाएगा? ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत जानते रहिए। जैसे आपने इसको धनावेशी दिया, धनायन कहा, इसको ऋणायन कहा, लेकिन ये जो आयन होगा ना, इसमें धनायन ऋणायन दोनों है, इसको उदासीन आयन कहा जाता है। ये उदासीन है, आयन तो है लेकिन कैसा है? उदासीन। इस बात को भी आप लिख लीजिएगा कि ये कैसा है? वो धनायन था, ऋणायन था, ये उदासीन। लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे पेप्टाइड यौगिक के बारे में। प्रोटीन पेप्टाइड यौगिक होता है और पॉलीपेप्टाइड होता है, ये सुना हुआ आपने। ठीक है, तो देखिए बात करता हूँ मैं पेप्टाइड यौगिक क्या है। पेप्टाइड यौगिक क्या है कि अगर बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाएं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, तो जो यौगिक बनेगा, मतलब जो जुड़ते हैं, जुड़ने के फलस्वरूप एक नया यौगिक बनेगा ना। बहुत सारे एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक यौगिक प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है पेप्टाइड यौगिक। कितने एमिनो? कम से कम 2। भाई जुड़ने के लिए कम से कम 2 एमिनो अम्ल चाहिए ना, अधिक से अधिक कितने भी हो जाए। ठीक है, तो एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं ना, तो उनके बीच जल निकलता है, उनके बीच से जल का निष्कासन होता है। कैसे? थोड़ा देखें आप लोग। मान लीजिए आपने 2 एमिनो अम्ल लिया, एक नाम ग्लाइसिनिक एलानिन ऐसे ले लिया आपने। मान लीजिए आपने 2 एमिनो अम्ल का यूज किया, कौन कौन से भाई? ग्लाइसिन और एलानिन। तो ग्लाइसिन में ये दोनों हो जाता है ना, CH2 कर लेंगे आप, CH2COOH, ये है आपका ग्लाइसिन। प्लस क्या कर लें? एलानिन। ये ध्यान दो यार, एलानिन में क्या होगा? यहाँ पे CH हो जाएगा। तो क्या होता है ना, 2 एमिनो जब आपस में संपर्क में आएंगे, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? एक एमिनो अम्ल अपना OH देगा, और मतलब एक एमिनो अम्ल के COH समूह का OH निकलने वाला है, और दूसरे एमिनो अम्ल के जो है NH2 का H निकलेगा, और निकलेगा तो जल निकल जाएगा। तो जब जल निकलेगा तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? संघनन। जब यहां से जल निकलेगा तो इसको आप क्या बोलने वाले हैं? संघनन। क्या मिलेगा? अब ये आपस में जुड़ेंगे ना, जैसे आप इसको लिख लें, CH2 NH2 CO मिलेगा, CONH, इधर भी NH के चाहे उधर भी, जो भी करें आप लोग। मान लीजिए NH ऐसा कर लिया हमने, NH CH CH3 COOH, ये यौगिक पेप्टाइड है। जल निकलने के बाद जो यौगिक मिलेगा, इसको आप क्या बोलेंगे? पेप्टाइड यौगिक। ठीक है, तो ये आपका पेप्टाइड यौगिक है।
और ये जानते हैं कौन सा यौगिक है? इसको बोलते हैं योग हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहे हैं और जल निकल रहा है, इसको बोलते हैं योगात्मक संघनन। ये योगात्मक संघनन उत्पाद है। जो पेप्टाइड यौगिक है, ये आपका पेप्टाइड यौगिक है। ये कौन सा उत्पाद है भाई? योगात्मक या योगज कह सकते हैं। योग हो रहा है और संघनन भी हो रहा है, जल का निष्कासन भी हो रहा है। तो योगात्मक संघनन उत्पाद। क्लियर हो पा रहे हैं? ये है आपका पेप्टाइड यौगिक। तो पेप्टाइड यौगिक को जब भी बनाते हैं, जैसे 3 हो जाए उसका भी ऐसा बना लें। तो जब भी पेप्टाइड यौगिक को बनाते हैं उसमें क्या होता है, इसको NH2 को बोलते हैं एन टर्मिनस। क्या बोलते हैं? जो NH2 समूह होगा, जब पेप्टाइड यौगिक पूरा बन जाएगा, जल निकलने के बाद कितने भी एमिनो लग जाए, 4-5 जो भी लग जाए, तो उसमें क्या रहेगा, इसको बोलते हैं NH2 को बोलेंगे एन टर्मिनस, और इसको क्या बोलेंगे? सी टर्मिनस। COH को सी टर्मिनस कहा जाता है। टर्मिनस का मतलब अंतिम में, अंत में क्या रहेगा, तो इसको बोलते हैं एन टर्मिनस। और इसको क्या बोलेंगे? सी टर्मिनस। जो एन टर्मिनस होता है वो लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है, और सी टर्मिनस क्या होता है? राइट। यही आपको याद रखना है। अगर पेप्टाइड यौगिक मिलेगा तो वहां पे कभी आपका सी इधर नहीं हो सकता, COH समूह इधर नहीं होगा, इधर जब भी होगा NH2 होगा, और अंत में क्या होगा? COOH वाला होगा। क्लियर हो पा रहे हैं आप? अब देखो, ये एक पेप्टाइड यौगिक है और इसमें कौन कौन से एमिनो अम्ल हैं उनको पता है आपको कि ग्लाइसिन एक एलानिन। तो जो जुड़ने के बाद मिलेगा ना, इसका नाम होता है ग्लाई अला। हाँ, मतलब ग्लाइसिन एलानिन जुड़ के जो बनाएगा उसको आप क्या बोलेंगे? इसका नाम है, पहले ग्लाइसिन फिर एलानिन है, तो आप बोल सकते हैं ग्लाई अला। इस डाइपेप्टाइड का नाम है, इसका नाम है ग्लाई अला। मान लीजिए एक ग्लाइसिन, एक एलानिन, एक ल्यूसिन हो जाए, तो ग्लाई अला ल्यू हो जाएगा नाम उसका। एक ग्लाइसिन हो जाए, एक एलानिन हो जाए, एक ल्यूसिन हो जाए, मान लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे? ग्लाई अला ल्यू। बना भी देने क्या दिक्कत है। आपने क्या क्या पढ़ा था? एक ग्लाइसिन पढ़ा था, एक एलानिन पढ़ा था। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लूँ, NH2CH2 कर लें आप लोग, COOH एक ग्लाइसिन है, एक था आपका ये NH2CH CH3COH, इसका नाम क्या है? एलानिन। चलो मान लीजिए एक आपका आ जाए NH2CH, अगर आप यहाँ पे CH2OH कर दें, मान लीजिए आपने, इसका नाम होता है सेरीन। अगर आपने यहाँ पे CH2OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया तो सेरीन होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ का OH यहाँ से H निकलेगा, अब यहाँ क्या होगा? इधर का OH और यहाँ से H, तो एक इधर से H2O निकलने वाला है, तो कुल मिला के 2 H2O निकालने चाहे तो अलग अलग थोड़े, ये तो एक ही बनेगा ना, 3 एमिनो अम्ल हैं, तो यहाँ से आप कुल मिला के क्या निकाल सकते हैं? 2 H2O निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा? ये जब जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा H2NCH2CONH और CH CH3CONH उधर मिलेगा भाई, ये CO उसका NH, फिर CH CH2OH और COOH। ये देखो, ये पेप्टाइड था ना, ये भी पेप्टाइड होगा, इसको भी बोलेंगे आप पेप्टाइड ही होगी। इसका नाम जानते हैं? इसका नाम होगा ग्लाई अलासर। हाँ, इसका आप नाम दे सकते हैं। इसमें 3, हाँ 3 एमिनो ने भाग लिया, तो मिला के बोलेंगे ग्लाई अलासर हो जाए। अगर मान लो पहले एलानिन फिर ग्लाई लिखा जाए, अला ग्लाई होगा। जैसे मान लो यहाँ पे पहले
एलेनिन को लिखा जाए, फिर ग्लाइको, फिर इसको ग्लाई वाला नहीं कहना है, आला ग्लाई कहेंगे, इस प्रकार से नाम होगा। ये जानते हैं इसमें 2 एमिनो अम्ल यूज हुए थे ना भाई, इसमें कितने एमिनो अम्लों का यूज किया आपने? 2। इसका सही से नाम होगा डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड यौगिक तो है, लेकिन कितने एमिनो अम्ल भाग लिए हैं उनकी संख्या के आधार पर इसका पेप्टाइड यौगिक का नाम लिखा जाता है। पेप्टाइड यौगिक के निर्माण में कितने एमिनो अम्लों ने भाग लिया है उनकी संख्या के आधार पर पेप्टाइड यौगिक का नाम लिखते कि डाई पेप्टाइड, या पेप्टाइड का नाम लिखा जाता है डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनोपेप्टाइड नहीं हो सकता। मोनोपेप्टाइड का मतलब एक एमिनो अम्ल, और जब एक एमिनो अम्ल होगा तो वहां जुड़ेंगे किससे? ठीक है, तो इसका नाम होगा ये ट्राई पेप्टाइड होगा, और ये आपका होगा वो वाला डाई पेप्टाइड। ये कौन सा होगा? इसको आप नाम दे सकते हैं, ये आपका है, सही से लिख देना, ये आपका डाई पेप्टाइड है। और आपको एक बात और बता दिया जाए कि ये जहाँ पे CONH टाइप का बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड है जो CONH टाइप का, CONH टाइप का जो बॉन्ड है इसको एमाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, जो भी आप नाम दे दें इसको। जो यहाँ पे CONH टाइप का बॉन्ड बनता है, जल के निकलने के बाद जो CONH बचेगा उसको आप क्या बोलेंगे? एमाइड बॉन्ड। ये तो एमाइड का लिंकेज, CONH2 आपने पढ़ा होगा ना, तो CONH टाइप का लिंकेज है, इसको एमाइड लिंकेज कहा जाता है, या एमाइड लिंकेज कहो चाहे बॉन्ड को, और इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड की भी परिभाषा पूछी जाए। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो बोल लिखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल एक दूसरे के परस्पर संपर्क में आते हैं तो उनसे जल के निष्कासन के फलस्वरूप बनने वाला जल के निष्कासन के फलस्वरूप बनने वाला बंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो अम्लों से जल के निष्कासन के फलस्वरूप बनने वाला एमाइड बॉन्ड ही पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, जिससे CONH इस प्रकार से दिखा सकते हैं, CONH या C डबल बॉन्ड ONH, ऐसा भी दिखा सकते प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड पूछता है एग्जाम में, तो लिख लेंगे कि एमिनो अम्लों से जो है जल के निष्कासन के फलस्वरूप बनने वाला एमाइड बॉन्ड ही पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, बना दीजिएगा। जब पेप्टाइड यौगिक हो तो आपको दोनों पे फोकस करना चाहिए, पूरा मिला के बोल देंगे, लेकिन जब पेप्टाइड बॉन्ड के तो आपका इस पे फोकस होना चाहिए, इस बॉन्ड पे, यही बना के हट जाना कि यही पेप्टाइड बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड। तो यही लिखा आपने, पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ, बनने वाला यौगिक, ठीक है। पेप्टाइड या पेप्टाइड यौगिक एक ही, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड यौगिक की बात कर रहा है। अब पेप्टाइड यौगिक कब बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल आएंगे, जल का निष्कासन करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक सब बेहतर वर्ड में लिख सकते हैं, संघनन द्वारा निर्मित यौगिक पेप्टाइड यौगिक कहलाता है, या ये भी कह सकते हैं कि एमिनो अम्ल जो है
के संघनन द्वारा, या कह सकते हैं एमिनो अम्ल संघनन प्रक्रिया के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसको कह देते हैं पेप्टाइड यौगिक। ठीक है, ये भी सही है डेफिनेशन। ठीक है, हाँ आप बस मुख्य रूप से जानते रहिए कि मोनोपेप्टाइड यौगिक संभव नहीं है। पेप्टाइड यौगिक कब बनता है? जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल संपर्क में आते तो जल निकल जाता है। कैसे होता है कैसे नहीं, ये सब प्रोसेस जानते हैं कि एक एमिनो अम्ल के COH का OH निकलेगा और दूसरे एमिनो अम्ल से NH2 का H निकलेगा, H2O निकल जाना है, फिर वहीं जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात जान लीजिए कि एमिनो वही बना कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में कम से कम दो या दो से ज़्यादा एमिनो अम्ल भाग लेने वाले हैं। तो जितना एमिनो अम्ल भाग लेगा पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में, पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में जितना एमिनो अम्ल भाग लेगा, या ऐसा बोले कि पेप्टाइड यौगिक के निर्माण में जितना एमिनो अम्ल भाग लेगा उसकी संख्या के आधार पर पेप्टाइड यौगिक को बांटा गया है डाई पेप्टाइड ट्राई, कम से कम दो ले सकता है, मोनो तो नहीं हो सकता है, ट्राई ट्राई टेट्रा ऐसे ही डेका तक बांटा गया। और 10 से ज़्यादा होगा तो पॉलीपेप्टाइड। क्या लिखा आपने? डेका ना, ट्राई ट्राई टेट्रा ऐसे पॉलीपेप्टाइड में बांटा गया। तो आप देखो, आप इनको ना, इनको मिला के बोल सकते हैं ओलिगोपेप्टाइड। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा? एक है ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड का मतलब जिसमें पेप्टाइड या कह सकते हैं एमिनो अम्लों की संख्या 2 से 10 तक होगा, और वह किस में बांटा गया है? पॉलीपेप्टाइड। जब 10 से ज्यादा एमिनो अम्ल होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? पॉलीपेप्टाइड यौगिक। यौगिकों में एमिनो अम्लों की संख्या 2 से 10 तक होगी तो ओलिगो में आएगा, ओलिगो में डाई ट्राई टेट्रा ये सब आ जाएंगे। और 10 से अधिक होता है तो क्या बोलेंगे? पॉली। पॉली कैटेगरी में क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन की बात। ठीक है, लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए अगर डाई पेप्टाइड यौगिक है उसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड। आपने देखा यार अभी, डाई पेप्टाइड यौगिक में एक पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राई पेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड है? 2। ये थोड़ा आप विशेष जानकारी रखिए। एमिनो अम्लों की संख्या 3 है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी 2। ऐसे मान लो टेट्रा पेप्टाइड होगा तो एमिनो अम्लों की संख्या 4 रहेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड कितना रहेगा? 3। ऐसे मान लो डेका पेप्टाइड हो जाए तो एमिनो अम्लों की संख्या 10 रहेगी लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 1 कम। ठीक है, यही जानकारी थोड़ी होनी चाहिए आपको। वही लिखा गया है कि यहाँ पे पेप्टाइड यौगिक दिया है, उसमें कितने एमिनो अम्ल है वो लिखना है आपको, और पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लें डाई पेप्टाइड यौगिक है तो एमिनो अम्लों की संख्या 2 रहेगी, पेप्टाइड बॉन्ड 1। ट्राई पेप्टाइड है, एमिनो अम्लों की संख्या 3 रहेगी, पेप्टाइड बॉन्ड 2। टेट्रा पेप्टाइड, एमिनो अम्लों की संख्या 4 रहेगी और पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा? 3। इसके डेका पेप्टाइड की बात करें तो एमिनो अम्लों की संख्या 10 होगी, 10 होगा, और पेप्टाइड बॉन्ड 9। और 10 से अधिक मान लो पॉलीपेप्टाइड हो जाए तो पॉलीपेप्टाइड तुमको पता ही नहीं कितना है ना, 10 से अधिक पता नहीं 100 है 200 है कितना है, तो आप यहाँ पे n मान लीजिए। एमिनो अम्लों की संख्या क्या है? n। यहाँ n का वैल्यू क्या होगा? 100 से अधिक। भैया आपको नहीं पता ना पॉलीपेप्टाइड कितने हैं? भाई 100 से अधिक तो होता है, पता नहीं यहाँ पे 200 है 500 है कितना है। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या n-1 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 200 होगा तो 199 पेप्टाइड बॉन्ड हो, उसमें क्या है भाई? अगर एमिनो अम्लों की संख्या अगर यहाँ पे 100 से अधिक मान लो 105 हो जाए तो यहाँ पे बॉन्ड 104 हो जाएगा, वो आप समझेंगे अपना। तो n होगा तो n-1। तो जो पॉलीपेप्टाइड यौगिक है उसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो मैं थोड़ा सा प्रोटीन का डेफिनेशन आपको बता दूं। देखिए ध्यान से, बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड यौगिक, पॉलीपेप्टाइड यौगिक जिसका द्रव्यमान, जिसका आणविक द्रव्यमान बोल दो भाई। जो प्रोटीन एक यौगिक है, बता दे रहा हूँ, यौगिक के लिए क्या निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान। भाई बहुत से परमाणु होंगे तो उसके लिए क्या निकाले जाता है? आणविक द्रव्यमान। तो पॉलीपेप्टाइड यौगिक जिसका आणविक द्रव्यमान
द्रव्यमान 10,000 डाल्टन लगभग बोल सकते हैं। 10,000 डाल्टन लिखें आप, चाहे यू कह सकते हैं, अनुभाग का मात्रक यू है ना, डाल्टन भी हो सकता है, डी है। 10,000 डाल्टन या यू से अधिक तथा जिनमें एमिनो अम्लों की संख्या एमिनो अम्लों की संख्या 100 से अधिक होती है, क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। प्रोटीन कहलाता है। अच्छा, मान लें आप, अगर मान लीजिए 100 से अधिक एमिनो अम्लों की संख्या होगी तो पेप्टाइड बॉन्ड 10 से ज़्यादा बनेगा ना, या ऐसा बोले, अगर 100 से अधिक एमिनो अम्लों की संख्या, आपने लिखा है खुद कि 10 से अधिक एमिनो अम्लों की संख्या होगी तो पॉलीपेप्टाइड में आ जाएगा, तो यहाँ 100 की बात हो रही है। तो 100 से अधिक अगर एमिनो अम्ल होंगे तो आप उसको क्या बोल देंगे? ये अपना प्रोटीन है। 100 से अधिक एमिनो अम्ल होंगे तो होगा पॉलीपेप्टाइड, और उसी पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, एक अपवाद है कि जिस सभी में होता है 100, लगभग 100 से अधिक एमिनो अम्ल होता है, बस यहाँ पे एक अपवाद है, इंसुलिन। इंसुलिन नामक प्रोटीन में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 51। लेकिन है पॉलीपेप्टाइड भाई, 10 से अधिक एमिनो अम्ल है ना भाई, 10 से अधिक एमिनो अम्ल है कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं नोट वाली पॉइंट, इंसुलिन नामक प्रोटीन में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 51 होती है। तो आप देखो एक बात बता सकते हैं कि देखो, अगर 10 से अधिक एमिनो अम्ल होंगे तो आप उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, लेकिन मान लो अगर 10 से अधिक, मतलब 10 से अधिक एमिनो अम्ल होंगे तो उसको पॉलीपेप्टाइड कह देना है। लेकिन 10 से अधिक अगर एमिनो अम्ल हैं तो उसको जरूरी नहीं प्रोटीन कहेंगे ना, जब सामान्य, ये तो एक अपवाद था 51 वाला, वैसे तो 100 से अधिक मानते हैं। वैसे कितना मानते हैं? 100 से अधिक। तो अगर मान लो 10 से अधिक होता है, होगा पॉलीपेप्टाइड, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा ना। प्रोटीन कब होगा? 100 से अधिक होने पर। इसलिए लिखा जाता है कि जितने भी प्रोटीन है, प्रोटीन को बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड। जितने भी प्रोटीन होते हैं उनमें एमिनो अम्लों की संख्या सामान्य केस में 100 से ज्यादा होती है, यही तो एक अपवाद है। तो बोल देंगे कि जितने भी प्रोटीन है वो सब है पॉलीपेप्टाइड। लेकिन जितने भी पॉलीपेप्टाइड होंगे, मान लो 20-25 हो जाए, वो प्रोटीन थोड़े होंगे, होंगे पॉलीपेप्टाइड, लेकिन प्रोटीन नहीं होंगे। इसमें आप एक नोट वाली पॉइंट लिख लेंगे कि सभी क्या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है। सभी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जबकि सभी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, प्रोटीन नहीं होते। लिख लें फिर आप।